आज लगातार 7वें दिन भी जब लक्ष्मी काम पर नहीं आई तो मेरा गुस्सा 7वां आसमान छू गया। खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, क्या समझती है वह अपने आप को? उसे नौकरानी नहीं, घर की सदस्य समझा है। शायद इसलिए वह मुझे नजरअंदाज कर रही है। आने दो उसे। इस बार मैं फैसला करके ही रहूंगी। यदि वह काम करना चाहे तो सही ढंग से करे, वरना। अधिक गुस्से के चलते मैं सही ढंग से सोच भी नहीं पा रही थी। लक्ष्मी बेहद विश्वास पात्र औरत है। उसके भरोसे घर छोड़कर आंख मूंद करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मेरी बच्चियों का अपनी औलाद की तरह ही वह ख्याल रखती है। फिर यह सोचकर मेरा हृदय उसके प्रति थोड़ा पसीजा कि कोई न कोई उसकी मजबूरी जरूर रही होगी, वरना इससे पहले उसने बिना सूचित किए लंबी छुट्टी कभी नहीं ली। मेरे मन ने मुझे उलाना दिया, राधिका, ज्यादा उदार मत बन। तू भी तो नौकरी करती है। घर और दफ्तर के कार्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। कई बार मजबूरियां तेरे भी पांव में बेड़ियां डालकर तेरे कर्तव्य की राह को रोकती हैं। पर तू तो अपनी मजबूरियों की दुहाई देकर दफ्तर के कार्यों की अवहेलना कभी नहीं करती। दफ्तर से याद आया कि लक्ष्मी के कारण मेरी भी 7 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। बॉस क्या सोचेंगे? पहले 2 दिन, फिर 4 दिन और अब 7 दिन के अवकाश की अर्जी भेजकर क्या मैं अपने निर्णय न ले पाने की कमजोरी जाहिर नहीं कर रही हूँ? तभी धड़ाम की आवाज के साथ सांझ की चीख सुनकर मैं चौंक गई। मैं बेडरूम की ओर भागी। 1.5 साल की सांझ बिस्तर से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसे बाहों में उठाया और ड्रेसिंग टेबल की ओर लपकी। जमीन से टकराकर सांझ के माथे की कोमल त्वचा पर घुमड़ उभर आया था। दर्द से रो रही सांझ के घाव पर मरहम लगाया और उसे चुप कराने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। माँ की ममता के रसपान से सराबोर होकर धीरे धीरे वह नींद के आगोश में समा गई। फिर मुझे लक्ष्मी की याद आ गई, जिसकी सीख की वजह से ही तो मैं अपनी दोनों बेटियों को स्तनपान का अधिकार दे पाई थी, वरना मैंने तो अपना फिगर बनाए रखने की दीवानगी में बच्चियों को अपनी छाती से लगाया ही ना होता। सोचकर मेरी आंखों से 2 बूंदें कब फिसल पड़ी मैं जान ना पाई। सांझ को बिस्तर पर लिटाकर मैं अपने काम में उलझ गई। हाथों के बीच तालमेल बनाती हुई मेरी विचारधारा भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। माँ से ही जाना था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब माँ के सिर पर कहर टूट पड़ा था। रंग से तनिक सांवली थी, अतः दादी जी को जब पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो यह कहकर देखने नहीं गई कि लड़की भी अपनी माँ जैसी काली होगी। उसे क्या देखना। चाची ने जाकर दादी को बताया, माँ जी, बच्ची एकदम गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। सच, आप उसे देखेंगी तो अपने आप को भूल जाएंगी। फिर भी वह है तो लड़की की जात। घर आएगी तब देख लूंगी, दादी ने घोषणा की थी। मेरे भैया उम्र में मुझसे 3 साल बड़े थे। सांवले थे तो क्या, आगे चलकर वंश का नाम बढ़ाने वाले थे, अतः उनका सांवला होना क्षम्य था। ज्यों-ज्यों मैं बड़ी होती गई त्यों-त्यों मेरी और भैया की परवरिश में भेदभाव किया जाने लगा। उनके लिए दूध, फल, मेवा, मिठाई सब कुछ और मेरे लिए सिर्फ दाल चावल। यह दादी की सख्त हिदायत थी। वह मानती थी कि लड़कियां बड़ी सख्त जान होती हैं, ऐसे ही बड़ी हो जाती हैं। लड़के नाजुक होते हैं, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर वही हमारे परिवार की शान में 4 चांद लगाते हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं। कितना भी खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे घर की शोभा और वंश को आगे बढ़ाती हैं। मम्मी और चाची जी दोनों ही गांव की उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में शिक्षिका थी। वे सुबह 11 बजे जाती और शाम 6:30 बजे लौटती। मेरी देखभाल के लिए कल्याणी को नियुक्त किया गया था, लेकिन दादी उससे घर का काम करवाती। बहुत छोटी थी, तब भी मुझे एक कोने में पड़ा रहने दिया जाता। कई बार कपड़े गीले होते, पर कल्याणी को काम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह मेरे गीले कपड़े बदल दे। एक बार इसी वजह से मैं गंभीर रूप से बीमार भी हो गई थी। बुखार का दिमाग पर असर हो गया था। मौत के मुंह से मुश्किल से बाहर आई थी। इस हादसे की बदौलत ही मम्मी को पता चला था कि दादी के राज में मेरे साथ क्या अन्याय किया जा रहा था। तब माँ दादी से नजरें बचाकर एक कोने में छिप कर खूब रोई थी।
पापा 1 महीने के दौरे पर से जब लौटे तब माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी बच्ची के प्रति माँ द्वारा किए गए अन्याय ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था, किंतु मम्मी पापा के संस्कारों ने उन्हें दादी के खिलाफ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी। कुछ समय बाद पता चला कि माँ ने सूरत के केंद्रीय विद्यालय में अर्जी दी थी। साक्षात्कार के बाद उनका चयन हो जाने पर पापा ने भी अपना तबादला सूरत करवा लिया। मैं मम्मी के साथ उनके स्कूल जाने लगी और भैया अन्य स्कूल में। दादी माँ द्वारा खींची गई बेटे बेटे की भेद रेखा ने मुझे इतना विद्रोही बना दिया था कि मैं अपने को लड़का ही समझने लगी थी। शहर में आकर मैंने मर्दाना पहनावा अपना लिया। मेरी मित्रता भी लड़कों से अधिक रही। मम्मी कहती, बेटी तुम लड़की बनकर इस संसार में पैदा हुई हो और चाह कर भी इस हकीकत को जुटला नहीं सकती। मेरी बच्ची, इस भ्रम से बाहर आओ और दुनिया को एक औरत की नज़र से देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। सच, दादी की उस एक गलती की सजा तुम अपने आप को न दो। अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी यही रंग ढंग रहे तो मुझे डर है कि पुनः तुम्हें यही मायका न अपनाना पड़े। मम्मी के लाख समझाने के बावजूद मैं चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाती। सौभाग्य से मुझे वेदांत मिले, जिन्हें सिर्फ मुझसे प्यार है। मेरी जिद से उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कभी मेरी लाइफस्टाइल पर ऐतराज जाहिर नहीं किया। टेलीफोन की घंटी कानों में पड़ते ही मैं फिर वर्तमान में आ पहुंची। दूसरी तरफ अंजलि भाभी थी। उन्होंने बताया कि तेजस लोकल ट्रेन से गिर गया था। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मैंने उसी वक्त वेदांत को एवं आलोक भैया को फोन द्वारा सूचित तो कर दिया, लेकिन मैं अजीब उलझन में पड़ गई। ना तो मैं सांझ को अकेली छोड़कर जा सकती थी और ना ही उसे अस्पताल ले जाना मेरे लिए ठीक रहता। अब क्या करूं? एक बार फिर मुझे लक्ष्मी की याद आ गई। उफ, इस औरत का मैं क्या करूं? डोरबेल बजने पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर लक्ष्मी को खड़ा पाया। उसे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि उसकी सूजी हुई आंखें और चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर मैं समझ गई कि वह फिर अपने पति के जुल्म का शिकार हुई होगी। क्या हुआ लक्ष्मी? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? लगातार रो रही लक्ष्मी उत्तर देने की स्थिति में कहाँ थी। मैंने भी उसे रोने दिया। लक्ष्मी ने रोना बंद कर बताना शुरू किया। भाभी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बंसी ने मुझे इतना पीटा कि मैं 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। लेकिन क्यों? मुझे रह रहकर उसके पति पर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे पुलिस के हवाले कर दूं, पर अभी तो अस्पताल जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मी, मेरे ख्याल से तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे अभी अस्पताल जाना है। मैंने उसे संक्षेप में सब बता दिया और बोली, मेरे लौटने तक तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। हम बाद में बात करेंगे। करिश्मा स्कूल से आए तो उसके लिए नाश्ता बना देना। मैं अस्पताल पहुंची। मुझे देखते ही अंजलि मेरे कंधे से लगकर बेतहाशा रोने लगी। मेरी भी आंखें छलछला आईं। मेडिकल कॉलेज का मेधावी छात्र, लेकिन पिछले 6 महीने से दूरदर्शन के एक मशहूर धारावाहिक में प्रमुख किरदार निभा रहा था। अभी तो उसके करियर की शुरुआत हुई थी। लोग उसे जानने पहचानने और सराहने लगे थे कि शूटिंग से लौटते वक्त लोकल ट्रेन से गिरकर ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। माँ, पिताजी और मैं भाभी को संभालते संभालते खुद भी हिम्मत हारने लगे थे। सभी एक दूसरे को ढांढस बांधने का असफल प्रयास कर रहे थे। काफी रात हो चुकी थी। बच्चों के कारण मुझे बेमन से घर जाना पड़ा। लक्ष्मी की गोद में सांझ तथा होमवर्क के दिए गणित के समीकरण को सुलझाने का प्रयास करती हुई करिश्मा को देख मेरी आंखें भर आईं। मैं निढाल सी सोफे पर लेट गई। मेरे दिल और दिमाग पर तेजस की घटना की गहरी छाप पड़ी थी। थोड़े समय बाद जब कुछ सामान्य हुई तो यह सोचकर कि आज इतने हादसों से साक्षात्कार हो जाए अच्छा होगा। कम से कम कल का सूरज आशाओं की कुछ किरणें हमारे उदास आंचल में डालने को आ जाए। यही सोचकर मैंने लक्ष्मी से उसकी दर्दनाक व्यथा सुनी। भाभी, मैं चौथी बार पेट से हूँ। बंसी मेरे पीछे पड़ गया है कि मैं जांच करवा लूँ और लड़की हो तो गर्भपात करा दूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस बात पर वह मुझे मारता पीटता और धमकाता है कि अगर इस बार लड़की हुई तो मुझे घर से निकाल देगा।
वह जबरदस्ती मुझे सरकारी अस्पताल भी ले गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे खूब डांटा, धमकाया कि औरत पर जुल्म करेगा, जांच के लिए जबरदस्ती करेगा तो पुलिस में सौंप दूंगी, क्योंकि गर्भ परीक्षण कानूनी अपराध होता है। मैंने तो उसे साफ बोल दिया है कि वह मुझे मार भी डालेगा तो भी मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। तो क्या तुम यूं ही मार खाती रहोगी? इस तरह तो तुम मर जाओगी। नहीं भाभी, मैंने उसको बोल दिया कि बेटा हुआ तो तुम्हारा नसीब, वरना मैं अपनी चारों बेटियों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। हाथ पैर सलामत रहे तो काम कहीं भी मिलेगा। वैसे भी बंसी तो सिर्फ नाम का पति है, वह कहाँ बाप होने का धर्म निभाता है। उसको भी तो मैं ही पालती हूँ। मैं माँ हूँ और माँ की नजर सिर्फ अपने बच्चे को देखती है। बेटी बेटा भेद नहीं, फिर लड़का या लड़की पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? कितनी कड़वी मगर सच्ची बात कह दी इस औरत ने। एक माँ अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती है, पर शायद यह पुरुष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए और अति को कांधा देने के लिए बेटे की जरूरत होती है। अतः अगर परिवार में बेटा ना हो तो परिवार को अधूरा माना जाता है। मेरी दादी माँ क्यों औरत की कदर करना नहीं जानती? वह क्यों भूल गई हैं कि वह खुद भी तो एक औरत ही हैं? दादी की याद आते ही मेरा हृदय कड़वाहट से भर उठा, लेकिन अगले ही पल मेरे मन ने मुझे टोका कि तू खुद भी संकुचित मानसिकता में दादी माँ से कम है क्या? अगर लक्ष्मी चौथी बार माँ बनने वाली है तो तेरे उदर में भी तो तीसरा बच्चा पल रहा है। तीसरी बार गर्भ धारण के पीछे तेरा कौन सा गणित काम कर रहा है? दो बेटियों की माँ बनकर तू खुश नहीं? क्या जाने अनजाने तेरे मन में भी बेटा पाने की लालसा नहीं पनप रही? मैं सिर से पैर तक कांप उठी। यह मैं क्या करने जा रही हूँ? दादी को कोसने से मेरा यह अपराध बोध क्या कम हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। उसी वक्त मैंने फैसला ले लिया कि तीसरे बच्चे के बाद मैं ऑपरेशन करवा लूंगी। यह फैसला करते ही मेरे दिमाग की तंग नसें धीरे धीरे सामान्य होती चली गई। चैन से सो रही लक्ष्मी के चेहरे पर निर्दोष मुस्कान खेल रही थी। जल्दी ही मैं भी नींद के आगोश में समा गई। सुबह जब आंख खुली तब मैं अपने को हल्का महसूस कर रही थी। लक्ष्मी पहले ही उठकर घर के कामों को पूरा कर रही थी। उसने करिश्मा को नाश्ता बनाकर दे दिया था और वह स्कूल जाने को तैयार थी। मैंने करिश्मा के कपोल चूमते हुए उसे विश किया तो लगा कि वह कुछ बुझी बुझी सी थी। क्यों बेटी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी, आपके चेहरे की हर रेखा पड़ रही है। बेटा, जरूर कोई बात है, मुझसे नहीं कहोगी? सोफे पर बैठकर मैंने उसे अपनी गोद में खींच लिया। ममता भरा स्पर्श पाकर उसकी आंखें भर आईं। मैंने सोचा शायद पढ़ाई में कोई मुश्किल सवाल रहा होगा जिसका हल वह नहीं ढूंढ पा रही होगी। बेटा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स मम्मा। उसके शब्द गले में ही अटक गए। चलो, मैं रुचि को फोन कर देती हूँ, वह आपकी समस्या का कोई हल ढूंढ पाएगी। क्या उससे झगड़ा हुआ है? मैं फोन की ओर बढ़ी। उसे मैं कह देती हूँ वह जल्दी आ जाए ताकि मैं आप दोनों को स्कूल में ड्रॉप कर दूं। मम्मा, वह चीख उठी। रुचि अब नहीं आ सकेगी। क्यों? मुझे धक्का लगा। सॉरी मॉम, वह धीरे से बोली। रुचि लाइफलाइन अस्पताल में है। आश्चर्य का इतना तेज झटका मैंने महसूस किया कि मैं संभल नहीं पाई। क्या हुआ उसे? हमारे पड़ोस में ही निर्मल परिवार रहता है जिसकी बड़ी बेटी रुचि करिश्मा की खास सहेली है। दोनों एक साथ 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। पता चला कि रुचि ने मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को जलाने की कोशिश की थी, जिसमें उसका 80% बदन आग की लपेट में आ गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी नजरों के सामने रुचि का चेहरा उभर आया। इतनी कम उम्र में इतना भयानक कदम, इतना सारा साहस उस फूल सी बच्ची ने कहां से पाया होगा? न जाने किस पीड़ादायी अनुभव से वह गुजर रही होगी जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये अंतिम कदम उठाया होगा। लगातार रोए जा रही करिश्मा को बड़ी मुश्किल से चुप कराकर उसे स्कूल के गेट तक छोड़ दिया। फिर मैं रुचि को देखने अस्पताल के लिए चल पड़ी। अस्पताल के गेट पर ही मुझे मेरी एक अन्य पड़ोसिन ईराजी मिल गई। उनसे जो हकीकत पता चली उसे जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना से परे एक हकीकत जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा फट जाए। रुचि की मम्मी को एक के बाद एक करके 4 बेटियां हुई
जाहिर है इसके पीछे बेटे पाने की भारतीय मानसिकता काम कर रही होगी। धिक्कार है ऐसी घटिया सोच के साथ जीने वाले लोगों को। मेरे समग्र बदन में नफरत की तेज लहर दौड़ गई। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस महंगाई के दौरान में 4 बेटियां और आने वाली 5वीं संतान की सही ढंग से परवरिश कर पाना उनके लिए मुश्किल था। ऐसे में राजन जी के किसी मित्र ने उनकी चौथी बेटी सोनिया को गोद लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने मना लिया। क्या सोचकर उन्होंने ऐसा निर्णय किया, यह तो वही जाने, लेकिन रुचि इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में मम्मी पापा से कह दिया था कि यदि उन्होंने सोनिया को किसी और को सौंपने की बात सोची भी तो वह उन्हें माफ नहीं करेगी। रुचि बेहद समझदार और संवेदनशील बच्ची थी। वह उम्र से कुछ पहले ही पुख्ता हो चुकी थी। घर के उदासीन माहौल ने उसे कुछ अधिक ही संजीदा बना दिया था। बचपन की अल्लड़ता और मासूमियत जो इस उम्र में आमतौर पर पाई जाती है, उसके वजूद से कब की गायब हो चुकी थी। अपने को आग की लपटों के हवाले करने से पहले उसने अपने हृदय की सारी पीड़ा शब्दों के माध्यम से बेजान कागज के पन्ने पर उड़ेल दी थी। अपने खून से लिखी उस चिट्ठी ने सबका दिल दहला दिया। श्रद्धेय मम्मी पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबको छोड़कर जा रही हूँ। वैसे मैं आपके कंधे से अपनी जिम्मेदारी का कुछ बोझ हल्का किए जा रही हूँ, ताकि आपके कमजोर कंधे सोनिया का बोझ उठाने में सक्षम बन सकें। अपनी तीनों बहनों को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। किसी को भी परिवार से अलग होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। सोनिया ना रहे उससे अच्छा है कि मैं ही ना रहूं। अलविदा, आपकी लाडली बेटी रुचि। 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती हुई रुचि आखिर हार गई और जिंदगी का दामन छोड़कर वह मौत के आगोश में हमेशा के लिए समा गई। पर वह मरकर भी एक मिसाल बन गई। उसकी कुर्बानी ने हमारे परंपरागत दकियानूसी समाज पर हमेशा के लिए कलंक का टीका लगा दिया, जिसे अपने खून से भी हम कभी न मिटा पाएंगे। रुचि की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे भतीजे तेजस ने भी बेहोशी की हालत में ही दम तोड़ दिया। तेजस हमारे परिवार का एकमात्र जीवन ज्योति था, जो अपनी उज्जवल कीर्ति द्वारा हमारे परिवार को समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचाता। हमारे समाज के फलक पर रोशन होने वाला सूर्य अचानक ही अस्त हो गया, फिर कभी उदित ना होने के लिए। दिन रात मेरी नजर के सामने उन दोनों के हंसते हुए मासूम चेहरे छाए रहते। हर पल अपने आप से मैं एक ही सवाल करती, क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है जिसे हम चाह कर भी स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी मौत क्या हमारे समाज के लिए संशोधन का विषय नहीं? दादी माँ की पीढ़ी से लेकर रुचि के बीच कितने सालों का अंतराल है। दादी माँ 85 वर्ष की हो चली हैं। तेजस सिर्फ 20 बसंती देख पाया और रुचि सिर्फ 12। इस लंबे अंतराल में क्या परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी? दादी माँ औरत थी, फिर भी मानती थी कि संसार पुरुष से ही चलता है। हर नीति नियम रीति रिवाज सिर्फ पुरुष के दम से है। फिर लक्ष्मी का पति तो पुरुष है। उसका यह मानना लाजमी ही था कि जो पुरुष बेटा ना पैदा कर पाए वह नामर्द होता है। रुचि के माता पिता भी तो इसी मानसिकता का शिकार हैं कि वंश की शान और नाम आगे बढ़ाने के लिए बेटा जरूरी है। क्या सोनिया की जगह अगर उन्होंने बेटा पैदा किया होता तो उसे किसी और की गोद में डालने की बात सोच सकते थे, या उसके बाद और बच्चा पैदा करने की जरूरत को स्वीकार कर पाते? नहीं, कभी नहीं। भला हो लक्ष्मी का, जिसने मेरी आंखें खोल दी, वरना जाने अनजाने में भी मैं इन तमाम लोगों की तरह ही सोचती रह जाती। अपनी कुंठित मान्यताओं के भंवर से बाहर निकालने वाली लक्ष्मी का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है। तेजस की अकाल मौत ने दादी माँ को यह सोचने पर मजबूर किया कि जिस कुलदीपक की चाह में उन्होंने अतीत के एक मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया था, उस कुलदीपक की जीवन ज्योति को अकाली बुझाकर नियति ने उनकी करनी की सजा दी थी। रुचि भी पुकार पुकार कर पूछ रही है। हर नारी और हर पुरुष यही सोचे और चाहे कि उनके घर बेटा ही पैदा हो तो भविष्य में कहां से लाएंगे हम वह कोख जो बेटा को पैदा करती है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।